का एक हमारे पास फेजिबल है कि क्या ये टाइम के लिहाज से, पैसों के लिहाज से ये फेजिबल है या नहीं। तो हम रिसर्च क्वेश्चन में ये देखते हैं। दूसरा हमारे पास इंटरेस्टिंग, आई फॉर इंटरेस्ट, क्या ये रिसर्च क्वेश्चन जो है इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या है, इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्टिंग है या नहीं। और तीसरा एफ आई एन, एन फॉर नोवल। नोवल का मतलब ये कि द स्टडी कंफर्म्स और रिप्यूट्स प्रीवियस फाइंडिंग्स और प्रीवियस न्यू फाइंडिंग। ये कह रहे हैं कि जो स्टडी है उसे हमें पता चलता है जो प्रीवियस फाइंडिंग है और जो आप न्यू फाइंडिंग करते हो उसमें क्या तब्दीली लाओगे। मीन ये कि प्रीवियस फाइंडिंग से आप कोई कमी बेशी को फाइंड करके कि क्या गैप है, मीन ये कि इस रिसर्च में क्या कमी है, उस कमी को मैं कैसे पूरा करूंगा, इसको हम क्या कहते हैं, नोवेल कहते हैं। तो दीज आर द वन एज feasible, सेकंड वन इंटरेस्टिंग, द थर्ड वन एज नोवेल एंड द फोर्थ वन एज एथिकल। क्या मैं ये जो स्टडी कर रहा हूँ क्या वो एथिकली एक्सेप्टेबल होगा फॉर द ऑडियंस के लिए, या मेरे सैंपल या पॉपुलेशन के लिए वो क्या एथिकली एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। तो क्या द स्टडी कैन नॉट कॉज अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू द पार्टिसिपेंट एंड डज नॉट इन्वेड प्राइवेसी। मीन ये कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसकी वजह से प्राइवेसी को इन्वेजन हो जाए, यानी खराबी आ जाए, या कोई अनएक्सेप्टेबल रिस्क के चांसेस भी ना होंगे फॉर द पार्टिसिपेंट के लिए, तो ये एथिकल एक्सेप्टेबल भी होगा। तीसरा हमारे पास रेलिवेंट, क्या जो क्वेश्चन है वो रेलिवेंट है तो साइंटिफिक नॉलेज के लिए, क्लिनिकल और हेल्थ पॉलिसी और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन के लिए रेलिवेंट भी है या नहीं। तो ये सब चीजें हम रिसर्च क्वेश्चन को बनाने से पहले देखते हैं कि आइदर द क्वेश्चन इज feasible, आइदर द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, आइदर द क्वेश्चन इज novel, either the question is ethical acceptable, either the question is relevant to the participants. So these are the important keys which are utilized by the researcher, a good researcher, for the production of the good questions. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस हम बेसिकली तौर पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम यूज करते हैं। और ये क्या है, हमारे पास जब रिसर्च क्वेश्चन के बाद हम क्या रिस्टेटमेंट करते हैं। अब द रिसर्च क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ दैट कैन बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली फॉर सिग्निफिकेंस। तो हम क्या करते हैं, इसका एनालाइजेशन करते हैं, इसका तज्जिया जो है हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए हम बाय स्टेट, जब आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एसपीएसएस बेस्ड प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, इस बेस पे हम एनालाइजेशन करते हैं। आइदर द हम इस तरह भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज करके इसका एनालाइज करते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीजें हैं, प्लीज कोई एक इसकी हाजिरी ले लो ताकि हमें पता चले कौन हाजिर है कौन नहीं है। एक हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, ऐसे तो बेसिकली तो पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होती है। वन इज नल हाइपोथेसिस एंड द सेकंड वन इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, प्लीज कोई एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, सर डन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, हमारे पास नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का कोई डायरेक्शन नहीं होती, टू साइडेड स्टेटमेंट होती है ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन की, जो जिसमें रिसर्चर जो है इंटरेस्ट भी लेते हैं इन बोथ डायरेक्शन में। जबकि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है वन वे हाइपोथेसिस, वन वे स्टेटमेंट होती है, जिसमें रिसर्चर जो है इंटरेस्ट लेती है ओनली वन डायरेक्शन चेंज, वन वे, एक तरफ इसकी डायरेक्शनल चेंज करने की कोशिश करते हैं। सही है। वो आप लोग का भी मिसाल वो एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को मिल जाएगा। नल हाइपोथेसिस क्या है, of a research question that declares there is no difference between groups as a result of receiving the intervention or not receiving the intervention. Meaning there is no difference, yeah, there is no association between two groups of receiving the intervention or not receiving the intervention. तो इसके लिए आप लोग खुद इस स्लाइड के आप लोग प्रैक्टिस करोगे नल हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग द इंटरवेंशन और नॉट रिसीविंग द इंटरवेंशन, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या होगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग द इंटरवेंशन और नॉट रिसीविंग द इंटरवेंशन। तो ये आप लोगों को कम से कम 5 टाइप्स ऑफ नल हाइपोथेसिस बनाओगे
और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाओगे। ये आप लोग के लिए असाइनमेंट के तौर पे आप लोग बता रहा हूँ ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। While the development hypothesis क्या है? A good hypothesis statement include the good hypothesis में हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन आ जाती है, वेरिएबल्स आती है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई एक बता सकते हैं कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हम जब भी एसपीएसएस बेस्ड रिसर्च करते हैं तो हमारे पास ये एक हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक वैल्यू को हम डिपेंडेंट में डालते हैं जबकि एक को इंडिपेंडेंट में डालते हैं। तो कौन बताएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? प्लीज, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी कहते हैं? प्लीज एक बता दो। कोई है बता सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इकरा सर या ये सवाल कल भी जी हुआ था जी जी जहांगीर। जी जी ये बोल सवाल कल भी हुआ था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी जी एग्जाम्पल, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रही है, तो जो स्मोकिंग है वो जो है ना जो लंग कैंसर है वो डिपेंड करता है स्मोकिंग पे। ठीक है, तो वो जो लंग कैंसर है वो डिपेंडेंट है और स्मोकिंग इंडिपेंडेंट है। तो दो वेरिएबल है उसमें। ओके चलो सर कोई और ऐसे जी वेरिएबल्स जी जी ऐसे वेरिएबल्स जो किसी चीज पर डिपेंड करें किसी भी किस्म की डिजीज होने के लिए, लाइक वो इम्पैक्टफुल हो किसी चीज को करने के लिए, तो वो जो है वो इंडिपेंडेबल होते हैं, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं ये करते। बताओ एज क्या है, ले डिपेंडेंट लो। वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट है? एज सर एज तो इंडिपेंडेंट है, सही है। और इसके अलावा फीवर क्या है? फीवर डिपेंडेबल है। डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए क्योंकि कुछ इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसका डिफरेंशिएट करना चाहिए कि फाइंड आउट dependent or independent variables in the following. It is easy to see the analogy between a PICO questions and the hypothesis. तो हम क्या करते हैं, हम PICO क्वेश्चन में हम ये इसके एनोलॉजी जो है, हम इसके एनाटॉमिकल जो है यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जो बुकिश है, इस पे आप लोग सही ध्यान दो और इसको पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि आप लोगों की बुक से जो है ये है रेफरेंस बुक से ये लिए गए। रिसर्च क्वेश्चन क्या है? डू कोलैबोरेटिव interdisciplinary rounds change the nurse perception of collaboration on a patient care unit. इसका क्या मतलब है? कोई एक इसका मीनिंग बता सकते हैं प्लीज? आप लोग भी पार्टिसिपेट लीजिए प्लीज। उस्मान सर इसमें ले ये लेना बता है। रहा है, हेलो प्लीज सर, साइलेंट इसमें हो ये जाओ बता रहा जहांगीर। है कि हाँ इसमें ये बता रहा है कि अगर जो इंटरडिसिप्लिनरी जो राउंड है अगर वो किया जाता है किसी वार्ड या पेशेंट केयर यूनिट में, तो उसकी उससे ये नर्स की उसका क्या परसेप्शन है कि उससे नर्स की परसेप्शन है कि उसे उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो कि पेशेंट के लिए की जा ओके रही ओके, है, ये एक शॉर्टकट रिसर्च शॉर्टकट क्वेश्चन सही है। है। ओके समझ आ गया। सही है क्या ये, यानी नर्सिंग जो राउंड होते हैं क्या ये इफेक्टिव है या नहीं? शॉर्टकट। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? आप लोग प्लीज इसी को देख के आप लोग अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाओगे एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोगों को जैसे बनाए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। प्लीज छोटी फालतू, प्लीज मेरे ख्याल से जहांगीर की तरफ से आवाज आ रही है, आप प्लीज अपने आप को साइलेंट कीजिए, जरूरत के वक्त जस्ट ऑन करें। तो क्या है? देयर विल बी नो डिफरेंस इन नर्सेस परसेप्शंस ऑफ कोलैबोरेशन व्हेन interdisciplinary rounds are implemented on a patient care unit। सही है, ये तो नल हाइपोथेसिस, ये लाजमी है कि ये अल्फाज लिखे। हाँ, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है प्लीज नल हाइपोथेसिस इसको देख के नल हाइपोथेसिस बनाओ प्लीज अपने अंग्रेजी में। कोई एक बना दो प्लीज। Sorry sir, I didn't get your question. मैं बोल रहा हूँ नल हाइपोथेसिस बनाओ, इस को देख के अपने अल्फाजों में नल हाइपोथेसिस बनाओ ताकि सब लोगों को समझ आ जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सर इसमें नल हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड द पेशेंट केयर। ओके ये भी सही है। कोई और बताओ शाबाश, कोई और बताओ, सबके लिए आजादी है जी। नो कमेंट्स। सर इसमें
लगता है there is no effectiveness of a school campaign education and sleep pattern or sorry Okay. there's no collaboration in interdisciplinary rounds seeing the nurses there's no association between Okay, there is no perception association भी लिख सकते हो, सही है। ओके चलो सही है, गुड। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होगा, नर्सेस परसेप्शन ऑफ कोलैबोरेशन विल बी डिफरेंट व्हेन एंटर डिसिप्लिनरी, सही है, राउंड्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन अ पेशेंट केयर यूनिट। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द नॉन डायरेक्शनल यानी टू वे है। जबकि अल्टरनेटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होगा, nurses perception of collaboration will be improved when interdisciplinary rounds are implemented on patient care unit। दोनों में क्या फर्क है, कोई फाइंडिंग करा सकते हो? सर जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है वो एक डायरेक्शन दे रही होती है कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या इसमें नहीं हो डायरेक्शनल आप रही फाइंड है। कर लो, इसी क्वेश्चन में फाइंड करो कहाँ पर आपको जी डायरेक्शन नजर जी आ रहा है। सर, सर जो नॉन डायरेक्टिव है इसमें डिफरेंट बता रहा है, मतलब कि वो इम्प्रूव कर भी सकती है और नहीं भी कर गुड, सकती, ये नॉन डायरेक्शन, सही ये है, दोनों डायरेक्शन में जा रही। और सही जो है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो जस्ट इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, वो एक डायरेक्शन जा रही। सही है। कोई और रोशनी डालेंगे इस पे? गुड, मेरे ख्याल से आप शाहीन बोल रही हो ना? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है या नहीं? जी सर आ रही है आवाज। ओके, अभी ये दूसरा क्वेश्चन आप बताओ जहांगीर, रिसर्च क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला रिसर्च क्वेश्चन आप बताओ प्लीज। ये क्या करे, डज अ स्कूल सर नर्स क्वेश्चन जी चलो आप बताओ। क्वेश्चन है डज ए स्कूल नर्स एजुकेशनल कैंपेन on the importance of sleep change the average amount of school night sleep of middle school student। सवाल ये किया गया है कि क्या जो स्कूल नर्स एजुकेशनल कैंपेन है स्लीप के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो चेंज द एवरेज अमाउंट ऑफ स्कूल नाइट्स स्लीप ऑफ मिडिल स्कूल स्टूडेंट, जो मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है उसके जो स्लीप पैटर्न्स है उसको चेंज करता है कि नहीं करता। तो उसका नल हाइपोथेसिस होगा कि देयर विल बी नो डिफरेंस इन द एवरेज अमाउंट चलो ऑफ आपने ये देख लिया, स्कूल अपनी नाइट तरफ से स्लीप। बनाओ, अपने इंग्लिश में बनाओ, प्रैक्टिस करवाना है सबके सब सर प्लीज जो देखो। सर मुझे जहाँ तक समझ आ रही है कि जब भी हम जब नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे जैसे नल का मतलब हम नो ले सकते हैं, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि देयर विल बी नो डिफ। अगर क्वेश्चन में है कि देयर इज अ डिफरेंस तो नल हाइपोथेसिस में होगा कि देयर विल बी नो डिफरेंस, इतना देयर इज, चेंज आ जाएगा, बाकी ओके, वही क्वेश्चन होगा। कोई और जिसने पढ़ा है वो प्लीज बता दो, जवाब दो इसको। इकरा, कलसूम। There is no association between health education and sleep pattern of the ओके, students. ओके, नो एसोसिएशन के अलावा हम कौन सा दूसरा अल्फाज क्या यूज कर सकते हैं? There is no relationship between ओके, education. गुड, चलो सही there is है। no effectiveness यूज कर सकते हैं ना, ओके, ये भी देयर effective इज नो, नहीं, ओके, सही है, गुड, और there बोथ is आर no एक्सेप्टेबल। relation सही between। है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस हो गया। प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ, आप लोगों को करना पड़ेगा प्लीज। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डायरेक्शनल कौन सा होगा, नॉन डायरेक्शनल कौन सा होगा? नॉन डायरेक्शनल अपनी तरफ से बनाओ इसको देख के। गुलाब क्या बोल रहे हैं? गुलाब आप बता सकते हो तो बोल दो, ऐसे हैंड रेस कर रहे हैं जी। नॉन डायरेक्शनल बना दो इसमें। There is a different level of sleep pattern डिफरेंट after एवरेज लेवल, जी सही है। of nurse education campaign. ओके, और डायरेक्शनल में हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शनल में सर एक डायरेक्शन फिक्स कर रहा है, जैसे वो कह रहा है देयर इज ग्रेटर एवरेज ऑफ नाइट और स्लीप लेसर पैटर्न एवरेज ऑफ। भी हो सकते हैं, लेसर एवरेज भी हो सकते हैं, सही है, वन डायरेक्शनल होगा, सही है। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये बुकिश है, तो इस पे आप लोगों को काम करना है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, सही है। फ्रॉम क्वेश्चन टू हाइपोथेसिस क्या होगा, जस्ट एज द रिसर्च क्वेश्चन गाइड्स द डिजाइन
रिसर्च क्वेश्चन ये क्या करता है, कौन सा डिजाइन यूज करना है। सो हाइपोथेसिस गाइड अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सही है। और इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरफ भी गाइड कर लेता है। हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है कि मैं कौन सा टेस्ट यूज करूं, सही है। और रिसर्च हाइपोथेसिस आप लोगों ने बायोस्टेट पढ़ा होगा, तो हाइपोथेसिस के बाद ही हम बताते थे कौन सा टेस्ट यूज करें, यानी टी टेस्ट यूज करूं, एनोवा यूज करूं। ये सब चीजें आपको कब पता चलता है, आफ्टर द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस के बाद पता चलता है, सही है। A research hypothesis is a specific statement that predicts the direction and nature of the result of the study. Research hypothesis क्या करता है, specific statement है जो प्रेडिक्ट करता है डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द स्टडी के बारे में हम बताते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी वैल्यू अगर ग्रेटर और लेस हो जाए तो हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, नेचर ऑफ द स्टडी बता देता है, प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि ये है यानी कितने, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है कि कितना परसेंट में कॉन्फिडेंटली हूँ कि ये स्टडी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें कब पता चलता है, रिसर्च हाइपोथेसिस के बाद पता चलता है। इट कैन बी कम्प्लेक्स और सिंपल भी हो सकता है, डायरेक्शनल भी हो सकता है हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल जो आप लोगों ने पढ़े। और द वे a hypothesis is written determine which test or run। रिसर्च हाइपोथेसिस की वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा टेस्ट रन करूं। ये आप लोगों ने बायोस्टेट में पढ़ा है या नहीं, हाँ या ना बताओ, कौन सा टेस्ट यूज करूं, यानी काय स्क्वायर यूज करूं, टी टेस्ट यूज करूं, वन वे अनोवा यूज करूं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करूं, ये पढ़ा है या नहीं, या हमें हाइपोथेसिस से पता चलता है। हाँ या ना का जवाब दो प्लीज, कुछ याद है सर पढ़ा तो है लेकिन रिवाइज नहीं किया हुआ, अभी तो पढ़ेंगे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बहुत सा। आइडिया बता रहा हूँ, हम बायोस्टेट हम नहीं पढ़ेंगे, सही है, आइडिया जी बता रहा हूँ सर, क्या, वहां से हमें पता चलता है। जी सर। ओके, सोफिया बहुत जल्दी आ गई भाई। Alt out starting that no relationship exists might seem a counterintuitive way to start a research analysis. It is, in fact, the only way that statistical significance can be measured. Alt out, we can never be sure that a relationship exists. We can calculate the probability that it does not. इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है प्लीज, कोई एक सर दो दैट मीन्स कि हम जी जी किसी भी किस्म का रिलेशनशिप को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऑल्दो वी कैन गुड। नेवर बी श्योर ना, हाँ सो वी कैन बल्कि क्या बता सकते हैं, प्रोबेबल हेल्प। बता सकते हैं, हो सकता है या नहीं हो यस सर, सकता है, सही है। मुमकिनात बता सकते, माइट बी। ओके, टेस्टिंग का नल हाइपो, इसका कोई खास वैल्यू होती है, 0 से लेकर 1 तक वैल्यू होती है, +1 होगा तो फिर क्या होगा, -1 होगा तो क्या होगा, इसका कोई आप लोगों को पढ़ाने की कोई फायदा नहीं है, लेकिन जस्ट आइडिया होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 तक होता है, +1 और माइनस, मैं कितना परसेंट प्रोबेबल बता सकता हूँ, सही है। ये सब चीजें जो है आप लोग के बायोस्टेटिक बातें हैं, तो आप लोग की नीड भी नहीं है पढ़ने की, जस्ट आइडियोलॉजिकल समझाने के लिए बता रहा हूँ। टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस क्या है, एंड इफेक्ट टेल अस हाउ मच अनसर्टेनिटी देखो इज प्रेजेंट इन द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। हमारे पास नल हाइपोथेसिस की वजह से हमें पता चलता है कि कितना अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, सर्टेनिटी यकीनन होता है, अनसर्टेनिटी क्या मतलब कि कितनी क्या बोलते हैं, गैर यकीन यकीनी, गैर गैर यकीनी यकीनी। is present है and statistical calculation में, so the researcher can judge if it is within acceptable range। तो हम रिसर्चर इसी वैल्यू के तौर पे वो बता सकता है कि कितना परसेंट जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज में, कितना परसेंट नॉन एक्सेप्टेबल रेंज में, सही है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस हमारे पास दो टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव और इंफरेंशियल एनालिसिस। इसके फिर अगेन 3 टाइप्स हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमारे पास, मीन, मोड, मीडियन। मीन में हम क्या करते हैं, जो एवरेज निकालते हैं। मोड में हम रिपीटेटिव डिजिट को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल एक नंबर्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम ऑफ रिपीटेड, जैसे अगर 2 जो है 3 टाइम्स आया तो 2 इसका मोड होता है। मीडियन जो है सेंट्रल नंबर को हम मीडियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 6 है तो 6 का क्या होगा मीडियन, कोई बता सकता है, इसका एक फार्मूला भी है, n+1 डिवाइड बाई 2। जी, ये मीडियन सर को कैसे निकाल, मिडिल के दो नंबर्स को जो है प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x क्योंकि से 6 इसमें तक है, तो x से 6 तक है तो फिर क्या करोगे, फार्मूला है। 3 और 4 को सर जब 7 करेंगे, 7 को 2 से ओके डिवाइड गुड, करेंगे तो गुड, इस तरह है, 3.5 आएगा सर। सही है, इस तरह है, सही है। और इसके अलावा हमारे पास मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, हमारे पास रेंज है। रेंज किसे कहते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मिनिमम। मोड है
स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं भाई? सर ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। हाँ, स्क्वायर रूट होता है, गुड। और ये हम एसपीएसएस से भी निकाल सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन, ये सब जो है हम डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर से भी निकाल सकते हैं। इम्प्रेशन एनालिसिस जो है सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं, सही है, इसलिए जल्दी जल्दी बताओ। रूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस की क्या रूल्स हैं? हम क्या करते हैं, जो टेस्ट यूज होता है उसको पेरियर करते हैं, रन ऑल टेस्ट आइडेंटिफाई, जो हम रिसर्चर जो टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं इसको रन करते हैं, और फिर इस सब टेस्ट की क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, क्या क्या वैल्यू है, जो रन क्या हुआ होता है इसकी रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं, वैल्यू वगैरह लिखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, रिफर्स टू द एनालिसिस ऑफ नंबर्स, quantifying the values variable involving counting and measuring them. These counts and measure result in numbers that can be mathematically manipulated to reveal information. The researcher can think of quantitative analysis as an interpreter that takes raw data and turns it into something understandable. Raw data किसे कहते हैं, प्लीज बता दो कोई? रॉ डेटा सर उसे रॉ बोलेंगे डेटा जब हम सर वो होता है जिस पे एनालिसिस ना हो चुका हो, जो आपने उसके जो प्रेजेंटेशन ना की हो, जैसे कि हम ओके, प्रेजेंटेशन सही है, ग्राफ बस की सूरत में करते शॉर्टकट हैं। भाई, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। Many types of quantitative analysis क्या वो possible है? Those available to the researcher can be categorized in several ways by the goals of the analysis, by the assumption made about the data, and by the number of variable involved. हम क्या करते हैं, इन सब चीजों का assumption लिखते हैं, सही है, डेटा का। Goals of the analysis क्या है? Quantitative analysis are also classified as descriptive or inferential based on the aims of the study. Descriptive study क्या है? Are concerned with accurately describing the characteristics of a simple or population की characteristics provide करता है, जबकि inferential analysis हम किस लिए use करते हैं? If the results are found in a sample can be applied to a population के लिए जब हम apply करते हैं, a condition necessary for confidently जनरलाइजिंग रिसर्च, जब हम किसी एक कंडीशन हो जिसमें हम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि वो क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए हम ये बेस बना सकते हैं रिसर्च के लिए, तो हम वहां पर इंफरेंशियल एनालिसिस करते हैं। Assumptions of the data क्या है? Quantitative analysis are generally grouped into two major categories based on the assumptions about the data. हमारे पास assumption जो है, दो किस्म के assumptions है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शेप और डेटा। अगर अगर डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉर्मल शेप और डेटा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होंगे, इसका कोई खास वैल्यूज होती है, एसपीएसएस बेस पे इसका खास फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले पे उतरता हो, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर कोई भी डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता हो, तो वहां पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। Statistical tests that are appropriate for data that is normally distributed, that is fall in a bell curve. ये प्लीज ये याद रखना है। नॉन पैरामेट्रिक क्या करते हैं, मेक नो एजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। और ये टेस्ट जो है हम कहाँ यूज करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जब डेटा नॉन यानी क्या बोलते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। हमारे पास वेरिएबल के टाइप्स एंड यूनिवेरिएंट एनालिसिस है, जो सिंगल वेरिएबल जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल या सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम यूज करते हैं, इसको यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। यूनिवेरिएट एनालिसिस हम एसपीएसएस पे करेंगे कि यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए अलग टेस्ट होता है, बाईवेरिएट एनालिसिस के लिए अलग टेस्ट होता है, जबकि मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए अलग टेस्ट होते हैं एसपीएसएस में, सही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट quantitative test, conducting an appropriate quantitative analysis depends on the ability of the research to select the appropriate statistical test. ये बोले कि आप जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, ये रिसर्चर्स की एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है को अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट को सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर वो अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा, तो उसका पूरा रिसर्च क्या होगा, नाकाम रहेगा। तो एक रिसर्च के लिए मेन पॉइंट क्या है, को क्या करे, अप्रोप्रिएट टेस्ट आफ्टर द हाइपोथेसिस प्रोसेस के बाद वो क्या करे, अप्रोप्रिएट टेस्ट करे। फॉर एग्जांपल वो टी टेस्ट यूज करे अगर यूनिवेरिएंट होगा, अगर मल्टीवेरिएंट होगा तो वहां पर वन वे एनोवा यूज करेगा।
अगर मल्टी वेरिएंट डेटा होगा और मैं अगर टी टेस्ट यूज करूंगा तो मेरा रिजल्ट जो है जो होना चाहिए होता है वो बिल्कुल अलग होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ द रिसर्च टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट का होना लाजिमी है। दिस इज ओपन this is often the most daunting part of the analysis process because many tests are available to the nurse research। सही है, ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द एनालिसिस प्रोसेस के लिए। सही है, क्योंकि बहुत से नर्स जो है वो क्या करते हैं इस रिसर्च के लिए यूज करते हैं। ईच हैज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड यील्ड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, इसके लिए खास रिक्वायरमेंट और खास इंफॉर्मेशन की नीड होती है, जिसके लिए स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस की भी नीड होती है। द रिसर्चर मस्ट मेक डिसीजन, रिसर्चर को क्या करना है, डिसीजन लेना चाहिए अबाउट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। इसके एप्रोप्रिएटनेस देखने के लिए क्या क्या चीजें देखेंगे, ये चीजें देखेंगे। द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ ग्रुप, कौन कितने ग्रुप है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ग्रुप है तो आप टी टेस्ट यूज करोगे, टू है पेयर टेस्ट है तो आप पेयर टेस्ट यूज करोगे, टू ग्रुप है। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रुप में प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव एक मेडिकेशन को देखते हो तो इसमें पेयर टेस्ट ही यूज करोगे। सही है, अगर आप किसी पेशेंट पे एक ग्रुप पे मेडिकेशन के इफेक्टिवनेस देख रहे थे, फॉर एग्जांपल एटिनोल जो है इसका ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट है, तो ये क्या वन ग्रुप है, एक ही ग्रुप को टेस्ट कर रहे हो, तो इसके लिए हम कौन सा टी टेस्ट यूज करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप्स टू बी टेस्टेड, ये देखेंगे। द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी देखना होगा। और स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल assumptions ऑफ द टेस्ट, ये भी देखना होता है। सही है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। सही है, ये एग्जाम्पल आप लोग खुद देखोगे कि क्वेश्चन क्या है, इसके लिए कौन सा टेस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को अभी सही नजर आ रहा है या पहले सही नजर आ रहा था? हेलो, आप लोगों को नजर आ रहा है ये? यस सर, नजर आ रहे हैं। ओके ये सब सही है। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, is there a difference between mean cost per patient day in an urban based rehabilitation hospital and the national average for rehabilitation hospital? ये क्या कह रहे हैं हम, एक ये बोले करेक्टरिस्टिक्स में हम कंपेयर करते हैं किसका, एक नॉन पॉपुलेशन का। सही है, ये बोल रहे हैं कि अर्बन बेस्ड रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल और नेशनल एवरेज रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल में क्या मीन कॉस्ट है, यानी पर डे पेशेंट की कीमत कहाँ पर ज्यादा पैसे लगते हैं, मीन ये है। तो यहाँ पर कंपेयर, एक हमारे पास कंपेयर ग्रुप में क्या है, एक नॉन ग्रुप है, तो इसलिए वहां पर हमारे पास कौन सा टेस्ट यूज करोगे, ये आप लोग का ये बुकिश है। सही है, वन सिंपल टी टेस्ट यूज करोगे। दूसरा क्या है, इज देयर अ डिफरेंस इन मीन कॉस्ट पर पेशेंट डे इन अर्बन बेस्ड रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल एंड रूरल रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल। ये बोले कि पर पेशेंट का खर्चा जो है अर्बन से रूरल हॉस्पिटल से क्या डिफरेंस रखती है, कोई इख्तिलाफ रखती है या नहीं। सही, ये रिसर्च क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, रूरल हॉस्पिटल में पेशेंट का खर्चा और अर्बन में पेशेंट का खर्चा अलग अलग होते हैं या नहीं, एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ये लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा टी टेस्ट यूज करेगा, इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट यूज करेगा, ये एक दूसरे पे इन्हिसार नहीं करते हैं। जबकि तीसरा क्वेश्चन है, इज देयर mean difference cost per patient day for patient rehabilitation hospital who are managed with a pharmacist nurse physician team। इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, एक दूसरे पे वो क्या करते हैं, इन्हिसार नहीं करते या इन्हिसार करते हैं। सर इसमें भी नो इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं एक दूसरे कर पे रहे हैं। इन्फ्लुएंस नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी हाँ। टेस्ट। और फिर लास्ट वाला क्या है, इज देयर अ डिफरेंस इन मीन कॉस्ट पर पेशेंट डे बिफोर एंड आफ्टर। आप लोग को नजर आ रहा है या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर उसकी वजह से, आप लोग पढ़ो प्लीज। सर इसको जूम किया जा सकता है अगर जूम को करना चाहे तो। नहीं, अच्छा सर, इसका ये है कि ये कह रहे हैं कि आफ्टर मैग्नेट डेजिग्नेशन ऑफ अ रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल। ओके, तो ये बोले कि बिफोर और आफ्टर बता रहे हैं, तो ये क्या है, एक ही ग्रुप को पेयरिंग है ना, तो पेयरिंग है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेयर टेस्ट यूज करते हैं। सही है,
तो आप लोग प्लीज इसको देख लेना खास तौर पे कि वो हो सकता है कि इस किस्म की क्वेश्चन दिया होगा कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज होगा, तो एग्जाम्पल आप लोगों को बताए गए हैं तो इस पे काम करना है। सही है। पेयर टेस्ट का क्या मतलब है सर? पेयर टेस्ट का मतलब, ये पेयर का मतलब क्या होता है, पेयरिंग होती है ना। सही सही सही।